हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंद्र में सरकार बनने के बाद पहली बार हुई आरएसएस बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। आरएसएस ने सरकार के कामकाज पर जताई नाराजगी। सूत्रों के हवाले से खबर। शहीद दिवस के मौके पर हुसैनीवाला में पीएम मोदी ने दी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि। 30 सालों बाद किसी पीएम ने हुसैनीवाला में दी शहीदों को श्रद्धांजलि। आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमयी मौत की होगी सीबीआई जांच। कर्नाटक सरकार का फैसला, खनन माफियाओं पर है हत्या का शक। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पार्टी ने बिल को बताया किसान विरोधी। गुजरात में है 10% गांव अपराध मुक्त। 1250 गांवों में नहीं खाई जाती तंबाकू। राज्य सरकार की ओर से दी जाती है प्रोत्साहन राशि। यह नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार बीजेपी आरएसएस के बीच समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में गडकरी के घर पर हुई। इस बैठक में आरएसएस की तरफ से सुरेश सोनी और कृष्णा गोपाल शरीक हुए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस केंद्र सरकार के पिछले 10 महीनों के कामकाज से नाराज है और आरएसएस नेताओं ने बीजेपी नेताओं के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इसके अलावा इस बैठक में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। रविवार को किसानों के मुद्दे पर मोदी के रेडियो पर हुए मन की बात को जहां विपक्ष झूठा करार दे रहा है, वहीं पार्टी के नेता इसे सही करार दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। प्रधानमंत्री ने किसानों से मन की बात कही है, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री के मन की बात समझ में नहीं आ रही है, उनके गले नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे रहे हैं और झूठ का प्रचार कर रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर उदित राज। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल किसानों से बात की है, विपक्ष कह रहा है कि झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जयराम रमेश का बयान आया। अब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त करी और यह भी स्वीकार किया कि इस बार बारिश की वजह से फसल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान है और दुख व्यक्त किया। तो इसमें क्या भ्रम फैलाने की बात कही है। और उन्होंने यह भी कहा कि यथासंभव मदद किया जाएगा। रेज भी रिवाइज करने के बारे में विचार किया जा रहा है। तो इसमें तो जयराम रमेश जी भ्रम फैला रहे हैं, बजाय कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उल्टा है। सर, बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की हालत इस समय काफ़ी ख़राब है। तो जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि उसमें कुछ राहत की घोषणा जो है वो की जाएगी, विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है ओलावृष्टि के कारण, बरसात के कारण, तो क्या लगता है इस पर सरकार कुछ करेगी? भाई, अभी असेसमेंट किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा क्षति हुई है किसानों की, कितना उन्हें असिस्टेंस देने की आवश्यकता है। और अभी बारिश चल ही रही है, तो प्रोसेस जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हो जाता, और हम तो कमिटेड हैं, वी आर वेरी मच कमिटेड कि जो किसानों का नुकसान है उसकी भरपाई किया जाए कि किसी तरीके से। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन सियासी ज़मीन पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से विपक्ष शोर मचा रहा है, उन्होंने ये कहा कि झूठ का प्रचार जो है वो विपक्ष कर रहा है। तो गलत कोई दबाव डालेगा तो क्यों झुकेंगे? या दुनिया में किसी को नहीं झुकना चाहिए? सही बात पर दबाव कोई बनाए कि हम गलत पर हैं तो हम सुधारने को तैयार हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 गुना हम कंपनसेशन दे रहे हैं और उन्होंने 13 आइटम को छूट किया था, हमने 5 ही आइटम के ऊपर छूट किया। और सबसे ज़्यादा ज़मीन जो अधिग्रहित कही जाती है रेलवे वगैरह के लिए और डिफेंस के लिए किया जाता है,
या जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें अब हम 4 गुना कंपनसेशन दे रहे हैं। तो हमारा वाला जो कानून है लैंड एक्विजिशन का वो अच्छा है कि उनका है अच्छा? एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, तो माना जाए कि जो विपक्ष राजनीति कर रहा है वो विरोध की ही राजनीति कर रहा है? निश्चित तौर से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब हर जगह चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में हारे, और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं भारी पराजय का सामना विपक्ष को देखना पड़ रहा। तो विपक्ष को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा के रखें। भ्रम फैला करके अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो विपक्ष की हालत इस समय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोध के लिए विरोध की राजनीति की जा रही है, ये कहना है डॉक्टर उदित राज का। कैमरा पर्सन सनी के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए दिल्ली से। ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल भी किसानों के मुद्दे पर मोदी की राय को जायज ठहरा रहे हैं। एलजेपी नेता रामचंद्र पासवान से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आकाशवाणी पे प्रधानमंत्री ने किसानों से मन की बात कही है और सियासी जमीन पर प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष झूठ का प्रचार कर रहा है, लेकिन विपक्ष का भी पलटवार आया है। जयराम रमेश पूर्व केंद्रीय मंत्री ने वार किया है प्रधानमंत्री पर और कहा है कि झूठ नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ रामचंद्र पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का बयान प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है? देखिए, उनका तो पलटवार करना स्वाभाविक है। वो विपक्ष के हैं तो वो थोड़े प्रधानमंत्री का समर्थन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जिस पोस्ट के लिए हैं, जिस काम के लिए हैं, जिनके ऊपर में देश का दायित्व सौंपा गया है, तो अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अब रमेश जी अगर ये पलटवार कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी होने के नाते किसानों के मन की बात को जानने के लिए उन्होंने जानने का कोशिश किया है। तो जब तक किसान का मन का बात जानेंगे नहीं, किसान से संपर्क नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि किसान आखिर चाहते क्या हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई किसान का मन का बात जानने के लिए उत्सुक है तो इसमें तो विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। अब रमेश जी मान लीजिए कि कोई उनके पार्टी का या कोई सत्ता पक्ष के नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है कि हम उनके बात का अमल करेंगे और कितना तक वो सही कर रहे हैं ये तो वही बताएंगे। लेकिन विपक्ष का तो यही कहना है ना कि किसान के मन की बात तो प्रधानमंत्री कर नहीं रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री जो हैं वो तो अपने मन की बात उन्होंने कही है। ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बरसात हुई है, उस पर तो प्रधानमंत्री ने किसी तरह की राहत जो है वो किसानों को दी नहीं। देखिए, इसमें ओलावृष्टि जो है या अकस्मात कोई अगर घटना घटती है तो उसमें कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछ करके वो नहीं घटती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है उसको उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से प्रयास कर रहे हैं कि हम इनको कैसे क्या करें जो किसान का भी काम सॉल्व हो जाए और सरकार का भी अपना दायित्व जो है उतर जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी जो है किसान से संपर्क कर रहे हैं, किसानों का बात जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष प्रचार कर रहा है वो तो ये कह रहा है कि दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार आप कर रहे हैं और कॉरपोरेट के हाथों में जो है वो सरकार जो है वो खेलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, वो तो कॉरपोरेट का भी उतना ही अधिकार है जितना किसान का है, जितना मजदूर का है, जितना सब का है, और सब अपनी अपनी बात को रखने का कोशिश करता है। ये कॉरपोरेट कोई कहीं बाहर विदेश से या कोई कहीं विदेश में कोई पत्थर का मूर्ति का शरीर तो किसी का नहीं है, वहाँ भी तो आदमी है, यहाँ भी आदमी है। कॉरपोरेट जगत बहुत बड़ा जगत है, किसानों का समस्या है, मजदूरों का समस्या है, तो इसमें तो सबका बात सबको करना चाहिए। और बगीचा का माली वही अच्छा होता है जो हर एक बगीचा में हर एक तरह का फूल खिलने का मौका देता है।
तो प्रधानमंत्री अगर सबकी बात कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है ना। तो माली वही अच्छा है जिसके बगीचे में हर तरह के फूल खिले, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी व्यवसायी हो। तो ये कहना है साफ है कि कहीं ना कहीं इस बिल पर सत्ता पक्ष वकालत करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो निशाना साधने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। कैमरा पर्सन सनी के साथ संदीप शर्मा, चैनल वन न्यूज़ के लिए, दिल्ली से। केंद्र सरकार के जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी की रैली निकाली गई। इस रैली में कुमार विश्वास और संजय सिंह शामिल हुए। इस रैली का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। किसान भूमि अधिग्रहण का जो मुद्दा है, बिल का जो मुद्दा है, उस पूरे मुद्दे पे आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है गाजियाबाद में। आप देख सकते हैं किस तरीके का एक तरीके से रैली है, एक तरीके से रैली के माध्यम से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस रैली में कुमार विश्वास हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं यूपी के गाजियाबाद के, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। गाड़ियों में एक एक करके ये लोग गाड़ियों में पहुंच रहे हैं अपनी, और ये कहा जा रहा है तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि डीएम कार्यालय जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण मुद्दे को आम आदमी पार्टी भी एक बार भुनाना चाहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं यहाँ पर, और गाजियाबाद में सभी जो कार्यकर्ता है एक साथ जो है यहाँ पे एकत्रित होने के बाद कुमार विश्वास, संजय सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर डीएम कार्यालय जाएंगे। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो है गन्ने किसानों का जो भुगतान है उसको लेकर हल्ला बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोटेस्ट है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा बुला लिया है। हालांकि अब तक कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है सदन में इसे बुलाते रहे हैं, और अब जो है बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये हल्ला बोले। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल पार्टी नेता कुमार विश्वास से बात की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। आम आदमी पार्टी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को एक बार बुलाने चली है, और अब मेरे साथ कुमार विश्वास है। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। कुमार विश्वास की तरफ से कुमार विश्वास जी, आपकी तरफ से ये प्रोटेस्ट है, किन बातों का ध्यान रख के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में और गन्ना किसानों का जो बकाया है उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरी है। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसानों के हितों में फैसले नहीं लिए तो इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। लेकर जो किसानों से आपकी बातचीत हुई है, किसानों की क्या कुछ समस्या? किसानों के बेटे हैं, ये सब साथ में आने वाले किसानों के परिवार के लोग हैं। उद्योगपतियों के दबाव में अन्नदाता की भूमि अगर छीनने की कोशिश करेगी ये सरकार अहंकार में, तो चलने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 13 जो है नए अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। बीजेपी किसान विरोधी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने कहा है मन की बात में। नरेंद्र मोदी इस पर संवाद क्यों नहीं करते हैं? जंतर मंतर पर करें। पहली सरकार भी संवाद नहीं करती थी, बिल पास कर देती थी, ये भी बिल पास कर रहे हैं। एक तरफा मन की बात करके निकल जाते हैं। किसान से पूछिए उसका दर्द, विदर्भ में आत्महत्या कर रहा है, बुंदेलखंड में आत्महत्या कर रहा है किसान। एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि लगभग आप लोग जो है किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बात करें दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, दिल्ली में क्या कर रही है? दिल्ली में हमने एक कमेटी बनाई है जो इस बार हुए नुकसान का मुआवजा तय कर रही है। कर्नल देवेंद्र सहरावत और बाकी जो हमारी बाहरी सीट के प्रत्याशी हैं जो जीते हैं, उन सबको मुख्यमंत्री ने भेजा है और कहा तुरंत सर्वे करके मुझे बताइए कि इसका कितना नुकसान हुआ ताकि उनके मुआवजे दिए जा सके। बातचीत के लिए कुमार विश्वास से भूमि अधिग्रहण बिल को मुद्दे को भुनाने जा रहे हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, डीएम से बातचीत करेंगे। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल वन न्यूज़, दिल्ली। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से व्यापम घोटाले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सहित इंदौर के कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष जांच दल एसआईटी को उन लोगों ने खत लिखा है। दिग्विजय सिंह का तर्क है कि जिस आधार पर राज्यपाल
राम नरेश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। उस आधार पर शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो सकती? बढ़ते आगे। आईएएस डीके रवि की मौत की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश माफ कीजिएगा, कर्नाटक सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने तो इसके लिए पहले ही हामी भर दी थी। रवि के परिवार के वालों ने उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्हें शक है कि रवि की हत्या खनन माफियाओं ने की है। आईएएस डीके रवि की मौत को लेकर जिस सीबीआई की जांच से कर्नाटक सरकार बच रही थी, मजबूरन सिद्धिरमैया सरकार को इसके लिए राजी होना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने से बचती रही, लेकिन काफी दबाव के बाद सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने को तैयार हो गई। खुद मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने विधानसभा में इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसके लिए कर्नाटक सरकार से अपील की थी। केंद्र सरकार ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो डीके रवि की मौत की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार है। हत्या को मामले को लेकर सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था और उस प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की थी और इसके अतिरिक्त कुछ मुझे यह बताया है कि 2 दिनों के अंदर कुछ और रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मैं डिटेल्ड जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं दूंगा। यह वहां के चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी सीबीआई जांच हो तो जो ही स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन सीबीआई जांच के लिए प्राप्त होगी तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच कराने को पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके रवि की सीआईडी जांच की अंतरिम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी ताकि जांच प्रभावित ना हो। रवि के परिवार वालों ने उनकी हत्या की आशंका जाहिर की और यह आरोप लगाया कि उनकी हत्या खनन माफियाओं ने की है, क्योंकि रवि ने उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। अब सीबीआई जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है। आखिर डीके रवि ने खुदकुशी की थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। चैनल 1 के लिए सौरभ त्रिपाठी की रिपोर्ट। डीके रवि की मौत के मामले को लेकर के रहस्य गहराता जा रहा है और डीके रवि की मौत की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीबीआई की तरफ से जांच कराए जाएंगे, तो सीबीआई अब जांच करेगी। कर्नाटक सरकार ने इस बात की पैरवी कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो जांच सीबीआई से कराया जा सकता है, सीबीआई से जांच कराई जा सकती है। ये पहले ही राजनाथ सिंह ने सदन में बयान देते हुए कहा था। सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा था और कर्नाटक सरकार से ये कहा था कि वो डीके रवि की मौत की जांच सीबीआई से कराए और अब कर्नाटक सरकार ने इस बात की पैरवी कर दी है। बढ़ते आगे। भारत की एक मेडिकल संस्था ने रशियन डेलीगेशन को बुलाया है जो भारतीय बच्चों को मेडिकल की तालीम देगा। संस्था का कहना है कि भारत के कई बच्चे काबिल होने के बावजूद कॉलेज में सीट्स नहीं ले पाते। ऐसे में यह डेलीगेशन इन बच्चों की मदद करेगा। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना है इस संस्था का। जो बजट का जो प्रोग्राम है उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जिसके फ़ी एडवांटेज एक बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो काबिलियत के होते हुए भी इंडिया में डॉक्टर्स बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाते। हम लोग अभी इस के ऊपर काम कर रहे हैं। डेलीगेशन जो भी आया है, हम लोग 4 सिटीज़ विज़िट करेंगे। दिल्ली में हमारा अभी बात चल रही है, गुड़गांव में जो यूनिवर्सिटी, हम सब एग्रीमेंट साइन करने की। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि टीचर्स का हम लोग प्रोग्राम्स, कि टीचर्स यहाँ से जाएंगे वहाँ पे इंडिया में
एजुकेशन वहाँ पे लेंगे, 1 महीने का 2 महीने का अपना ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे। हमारे टीचर्स इंडिया आएंगे, यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया वाले जो एजुकेशन सिस्टम है उसके तरह से ही रशिया में पढ़ाया जाए। हाँ, आने वाले दिनों में, सालों में हो सकता है ये भी हमारे लिए पॉसिबल हो कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस आगे खोलें। इंडिया में कोई ब्रांच हो जिसमें इंडियन बच्चे जो हैं उसी खर्चे पे यहाँ पे पढ़ाई कर सके और डिग्री ले सके। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में करीबन ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ करीबन 3 लाख रुपए खर्चा आता है साल का, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी की सारा फीस, रहने का, हॉस्टल का सारा खर्चा और मेडिकल का सारा खर्चा इसके अंदर इंक्लूड है। मैं हेड एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो राशन कल्चर सेंटर में काम करते हैं और जो इंडियन स्टूडेंट को उसको राशन यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं। क्या प्रोसीजर है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ पर यूनिवर्सिटी है, क्या करना, मतलब सब कुछ। सबसे पहले हम लोग ऐसे मीटिंग का एक एग्जीबिशन अरेंज करते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी और कुछ लोग यूनिवर्सिटी लोगों को बुलाते हैं। फिर पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को बुलाते हैं, स्टूडेंट को बुलाते हैं, बताते क्या क्या यूनिवर्सिटी है, क्या कोस्ट है, कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब सब कुछ, जस्ट क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ। नहीं, मेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज है, बहुत कोर्सेज है। पहले एविएशन कोर्सेज है, लाइक कुछ रशियन लैंग्वेज में है जो एविएशन है, लाइक इंग्लिश कोर्स, मेडिकल MBBS मेडिकल कोर्स में है, सब कुछ बताते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। हमारा ये रशियन कल्चर सेंटर में रशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट भी है और जो स्टूडेंट रशियन लैंग्वेज पसंद करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसको बेस नॉलेज यहाँ पर देते हैं इंडिया में, फिर बाद में थोड़ा सा आसान मिलता है उसका। जो मेडिकल है बाद में वापस आके मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं, फिर मतलब जो लाइक जॉब खुद ढूंढना पड़ता है कुछ न, लाइक यहाँ पर पार्ट 1 में हैं, पहले साल ही हैं, MBBS कर रहे हैं ओरेनबर्ग में। एजुकेशन सस्ती है और आसानी से एडमिशन्स हो जाता है, और यहाँ थोड़ा बहुत टफ है, कंपटीशन पास करना वहाँ आसानी से हो जाता है। थोड़ी दिक्कतें आती हैं रशियन लैंग्वेज में। मैं तो बेसिकली अभी दिल्ली में ही रहता हूँ, वैसे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।